इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और आज मुद्दे की बात में हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। और अब इस पूरे मामले ने सियासी रूप ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष हमलावर है। और इसी क्रम में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर बीजेपी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। यूपी की सियासत में राम मंदिर के चंदा चोरी का यह मामला बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बनता जा रहा है। चंदा चोरी के मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा कि चंदा चोरी की और सच्चाई बाहर आएगी और जनता अब बीजेपी को हटाने का काम करेगी। अब इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी की खबर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच गई है। अब बीजेपी को न तो चंदा मिलेगा, न दान और न ही वोट मिलेगा। अब अखिलेश यादव ने इस बयान के जरिए बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है और बीजेपी पर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरों का नाम घसीट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बीजेपी पर धार्मिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों दोनों को धोखा देने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने, केसी वेणुगोपाल बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? और इस जो जांच एसआईटी की चल रही है इसकी बजाय प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस पूरे मामले की जांच हो। यह मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है और उस तह तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है और कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, ये भी खबर आ रही है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अब ये भी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो गई है। निशाने पर 2027 का चुनाव है और कह रहे हैं कि अब चंदा भी नहीं मिलेगा, दान भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदा चोरी के बारे में गांव-गांव तक, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक इसकी जानकारी हो गई है, लोगों को जानकारी मिल गई है और अब वो लोग बीजेपी से दूरी बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का है। अब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। अखिलेश यादव ने बहुत ही जो बयान दिया है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा प्रहार और घेरने की, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। 2027 को लेकर योगी और अखिलेश के बीच सियासी फाइट अभी से शुरू हो गई है। जहां सीएम योगी अलग अलग जिलों से सपा को ललकार रहे हैं, वहीं अखिलेश लखनऊ से मोर्चा संभाले हुए हैं। आज फिर अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी को ना तो चंदा देगी, ना चढ़ावा और ना ही वोट। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई। 2024 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को करारी चोट दे चुके अखिलेश 2027 में भी योगी को हराने का रोड मैप बना रहे हैं और लगातार राम राम जप रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम हमारा संविधान। लेकिन बीजेपी सरकार संविधान और लोकतंत्र दोनों के साथ खुला खिलवाड़ करने की तैयारी में है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो भी नहीं टूटी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को अखिलेश ने मुद्दा बना लिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि श्री राम के चढ़ावे में डकैती से ऊपर भी अगर दुनिया में कोई शब्द बना हो तो आज वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस में है इनकी, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? ये बातें इनकी प्रैक्टिस में है, बस प्रैक्टिस पर पकड़ी गई। प्रभु श्री राम खोल दी इस बार प्रैक्टिस इनकी, बस बात इतनी है। प्रभु श्री राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अखिलेश यादव की नजर बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पर भी है। अखिलेश यादव लगातार चढ़ावा चोरी पर बोलकर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब 2027 के चुनावी नतीजे ही साफ करेंगे कि अखिलेश यादव के लिए चढ़ावा चोरी का मुद्दा मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या नहीं और जनता किसके दावों और दलीलों की पोल खोलती है। चढ़ावा चोरी का जो ये पूरा मामला आया है और इस पूरे मामले के आने के बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की और उसके बाद प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी और जांच आगे बढ़ रही है। पूछताछ का दौर चल रहा है। 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनके पास से नकद भी और ज्वेलरीज भी जो चढ़ावा में ज्वेलरी चढ़ाए गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। चंपत राय से भी पूछताछ हुई है, उनके भी बयान दर्ज हुए हैं। अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये और चंपत राय, ये 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। अब विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि इनको क्यों बचाया जा रहा है। क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? चंपत राय के ड्राइवर का भी नाम आया और उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से भी, उनके घर से भी नगद बरामद किया गया है। तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो छोटे लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उनके मत्थे ये सारा कुछ आरोप लगाने की कोशिश है और उनके ऊपर आरोप लगाकर बाकी लोगों को बचाने की एक षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं जिलों को, वहाँ अपने प्रदेश के अलग अलग इलाकों को उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और उसमें राम जन्मभूमि मामला जो है, चढ़ावा चोरी का मामला जो है, इसको लेकर भी वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये भरोसा वो दिला रहे हैं। लेकिन उस भरोसे में लोगों को कितना भरोसा हो रहा है ये भी सवाल है, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं कि गांव-गांव के लोगों को अब इसके बारे में जानकारी हो गई है और अब आखिरी गिनती, उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। न चंदा न वोट, बीजेपी पर विपक्ष की बड़ी चोट। हमारे साथ खास पैनल है। केसी जैन है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अनिल शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अभिषेक अहलावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब, शुरुआत आपसे ही, आप लोगों से ही जुड़ा ये मामला है और करीब करीब हर एक दिन के बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि फिर हम इसी को लेकर चर्चा करने लगते हैं और आज फिर आप आक्रामक हो रहे थे
विपक्ष पर कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच हो रही है, एसआईटी की जांच हो रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन माफ करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा है कि अब तो उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोगों को जानकारी मिली है, न चंदा मिलेगा, न दान अब मिलेगी और न ही वोट भारतीय जनता पार्टी को अब लोग देने जा रहे हैं। एक बड़ा सियासी प्रहार किया है बीजेपी पर अखिलेश यादव ने। जी देखिए आनंद जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि उसको अपनी पार्टी की नैया पार लगाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। और कैसा ब्रह्मास्त्र? वो भी एक धार्मिक ब्रह्मास्त्र और भगवान राम मंदिर से जुड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र। तो जिस गलत फहमी में विपक्ष है, तो ये भविष्य में भी उसकी गलत फहमी ही साबित होगी और इससे कुछ उसको हासिल होने वाला नहीं। अब सवाल उठता है क्यों नहीं हासिल होगा? भाई बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है और मंदिर में जो चढ़ावा था उसमें हेर फेर, उससे चोरी से जुड़ा हुआ मामला है, उसको उजागर कर दिया, उसको खोल दिया। तो देखिए ये भी सारी चीजें जनता के बीच में है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन किसने दी, एसआईटी गठित करने के लिए किसने बात कही। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। अगर वहां पे गड़बड़ियां हुई हैं, स्टेट्स ने गड़बड़ियां की हैं और उसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये कह ही रहे हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से तो ये आप ही लोग से जुड़े हुए लोग हैं जो कि उस ट्रस्ट में हैं। ट्रस्ट आप ही लोगों ने बनाया। देखिए क्या है, ये कह देना कि जुड़े हुए लोग हैं। अगर एक पुलिसकर्मी खराब है तो ये करिए पूरा सिस्टम खराब है। अगर एक अध्यापक को कहीं पे गड़बड़ी करता हुआ पाया जाए तो आप करिए पूरा जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब गैर जिम्मेदाराना है, सबकी भूमिका वैसी है। ठीक है रविंद्र जी जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री पूरी हो जाए बस स्टार्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि सवाल से जुड़ी हुई बात तो आ ही नहीं पाई। पूरी कर लीजिए। तो देखिए पहली बात तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल भरोसा दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमें लगता है कि 90% दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो भी दोषी हैं उन 8 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की बात हो रही है और बात हो रही है कि भाई संपत राय के खिलाफ क्यों नहीं हुआ या उसमें गोपाल राव और के खिलाफ क्यों नहीं हुआ। अनिल मिश्रा। तो देखिए उसमें सब लोग टारगेट पे हैं क्योंकि जांच चल रही है, उसमें कई लोगों की रिमांड ली गई है और जैसे जैसे पूछताछ होगी, जैसे जैसे खुलासे होंगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति फंसता है ना तो वो कहता है कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए कहिए या ये कि हम बदनाम है तुमको ही बदनाम कर देंगे तो कोई बचेगा नहीं। और ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी को बचाने के पक्ष में। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी। इसमें कोई भी बचने वाला नहीं। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जो चीज आपने कही नई नई चीजें आ रही है, बिल्कुल जब जांच हो रही है तमाम सारी चीजें नहीं। ठीक है जरा रविंद्र जी के पास भी चलते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। रविंद्र जी जरा ये बताइए, बड़ा बयान, बड़े आक्रामक तौर पर अब तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ उतर आई है और अखिलेश यादव का ये बयान कि न चंदा न दान न वोट, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, गांव-गांव में लोग जानने लगे हैं। इतना कॉन्फिडेंस, मतलब क्या ये बयान दूध का दूध और पानी का पानी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो हम करेंगे, उस पर भारी पड़ेगा क्या? आनंद जी सर, मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पे कहा उत्तर प्रदेश में ना तो दूध है और ना तो पानी है? तो उनकी मर्जी वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इसको एक ब्रह्मास्त्र माना। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो घोटाला हुआ है ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का आंदोलन चल रहा था और वहां पर मंदिर की स्थापना 1980 में फिर से हिंदू दर्शनार्थियों के लिए खोलना, फिर शिलान्यास करना, यह सारा का सारा काम कांग्रेस ने करवाया था।
भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ दूर दूर तक कहीं इसमें भागीदार नहीं था। मैं आपको रोकूं, एक अगर ये बयान आपने, ये बातें आपने कही, अब देखिए अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करवाया, ताला क्या राजीव गांधी ने खुलवाया या ताला फैजाबाद कोर्ट के आदेश से खुला? ये जो बात आप कह रहे हैं 1980 की बात है। हाँ तो वही आपने कहा ना, आप 1980 की बात तो कर रहे हैं ना। 1949 की बात कर रहा हूँ। 49 में भी, हाँ ठीक है, 49 में भी जब प्रकट हुए थे जी हाँ। तो जब प्रकट हुए थे हाँ के नैयर साहब वहाँ डीएम थे। हाँ, जीबी पंत साहब सीएम थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पंत जी सीएम थे और के नायर डीएम थे फैजाबाद के। क्योंकि ये सारा का सारा आयोजन जो हुआ था दिग्विजयनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने एक अखिल भारतीय रामायण महासभा का गठन किया था। 7 दिन तक वहाँ अखंड रामायण चला था। वहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट होती है और यह सब कुछ कांग्रेस के टाइम में होता है। फिर 1980 में जो पुनः दर्शन के लिए खोला गया वह कांग्रेस के टाइम में होता है। फिर श्री बूटा सिंह जी, श्री नारायण दत्त तिवारी जी, महंत अवैधनाथ जी महाराज जी वहां पर शिलान्यास करते हैं मंदिर का। सब कुछ कांग्रेस के टाइम पे हुआ। ना तो भारतीय जनता पार्टी थी और ना भारतीय जनसंघ था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मास्त्र पे मैंने बात कही थी, इन्होंने ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया है। इतने बड़े विषय को, जो धार्मिक विषय था, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, तो सत्ता तक पहुंच गया। तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, हमारे लिए ये नितांत व्यक्तिगत और धर्म और आस्था का विषय है। और आपकी उस चीजों की अब पोल खुलने लग गई है कि जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उनको आप व्यापारिक केंद्र बनाइएगा, मंदिर गिराइएगा, जमीन हड़पिएगा, वहां पर दान चुराइएगा और आरएसएस सब चीज पे नियंत्रण करेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। यह बात गांव-गांव तक गई है क्योंकि तो ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही सर आपने जो बात कही, कहा आपने कि प्रकट हुए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब ताला खुला उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मंदिर जब बना तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, तो वो क्यों क्रेडिट न लें? किसके आदेश से बना है वो? तो यही तो मैं कह रहा हूं। अब यहीं पर आकर अब देखिए, आपने नाम लिया के नायर का। उस समय जब कीर्तन हुआ तो उस पूरे मामले के बारे में भी आपको पता होगा कि नेहरू जी ने क्या कहा पंत जी को, सीएम को। उन्होंने कहा कि यह कैसे हुआ, इसको हटाओ। उन्होंने डीएम से बात की, डीएम ने कहा कि हम नहीं हटा सकते, अगर हम हटाएंगे तो पूरे देश में इसको प्रतिवाद होगा। उसके बाद नेहरू जी ने डीएम नायर से बात की। डीएम नायर ने नेहरू जी को कहा, प्रधानमंत्री को, कि अगर आपको मुझे हटाना है तो हटा दीजिए, मैं वो उस मूर्ति को नहीं हटा सकता। यह सरयू में प्रवाहित करने की बात हुई थी। दूसरी बात आप कह रहे हैं ताला खुलवाने की, आप कह रहे हैं कि क्रेडिट कांग्रेस को जानी चाहिए। क्या फैजाबाद कोर्ट का आदेश नहीं था उस ताला को खोलने के लिए? क्या राजीव गांधी ने आदेश दिया था कि वो ताला खोलो? अगर वो क्रेडिट कांग्रेस ले सकती है और वो क्रेडिट आप कांग्रेस को दे सकते हैं, तो कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट क्यों न ले? और आप लोगों के समय उस आंदोलन को कुछ दबाने के लिए जो कोशिश हुई, उसका डिस्क्रेडिट आपको क्यों न मिले? यह सवाल है। इस पर अभिषेक जी भी अपनी राय देंगे एक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन आपने जब इस मुद्दे को छेड़ा है तब इसका एक सच्चाई, एक यथार्थ यह भी है। स्थिति बनती है तो आपको एक बार जवाब ले लेना चाहिए। आप बताइए। आपने कहा कि मैंने कहा कि कांग्रेस ने कराया और राजीव गांधी जी ने कराया। मैंने ऐसा कोई शब्द कहा ही नहीं। कांग्रेस का शासन था। मैंने बोला। बात आप कर रहे हैं रविंद्र जी, क्या बात आपने कहा? मैंने यही पूछा कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए, आपने कहा कांग्रेस को। चलिए रिपीट कांग्रेस ने खुलवाया, देखिएगा, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। उसका फिर अगले बार हम चर्चा करेंगे। बार बार हाँ, राजीव गांधी जी का नाम ले रहे हैं। राजीव गांधी जी का इन प्रक्रिया से लेना नहीं था, केवल शिलान्यास से लेना। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में उस समय मुख्य प्रधानमंत्री वही थे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ। उस समय क्या था मालूम नहीं। मैं कह रहा हूँ आप नहीं राजीव छेड़ा, गांधी ठीक है, जी। हाँ बोलिए। आपने 80 की घटना को राजीव गांधी जी से जोड़ दिया।
आपने 49 की घटना को राहुल गांधी जी नहीं, 80 राजीव की गांधी घटना से को जोड़ दिया। राजीव गांधी से हमने नहीं जोड़ा, ताला खोलने की बात को मैंने जोड़ा। 80 की घटना को नहीं, ताला खोलने की। ताला तो खुला 49 में, तो राजीव गांधी जी कहाँ थे? ताला 49 में खुला। जी, अच्छा, ठीक है। पहला जो ताला 49 में खुलता है, दोबारा खुलता 1980 में। तब भी राजीव गांधी जी इटली में रहा करते थे। कहाँ थे राजीव गांधी जी इस प्रक्रिया में? अच्छा, तो भ्रम नहीं जाना चाहिए जनता नहीं में। नहीं, भ्रम अगर नहीं है, प्रतिवाद करना है तो भ्रम नहीं है, जाना। भ्रम नहीं है। ताला ताला कब खुला? ठीक है, आप अपनी बात कहिए, पूरी कीजिए। मैंने बताया ना कि ये हुआ राजीव गांधी जी के समय में, वहां पर शिलान्यास हुआ। बूटा सिंह जी थे, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, और बड़े महाराज जी थे, अतः अवैधनाथ जी महाराज जी थे। इसे आप श्री राजीव गांधी जी को जोड़ सकते हैं। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इन लोगों ने किया, ये लोग कहीं से शामिल नहीं थे। 1980 से उस आंदोलन में आया श्री गोरखपीठ, और गोरखपीठ आंदोलन चल रहा था न्याय समिति के रूप में, श्री राम जन्मभूमि न्याय समिति के रूप में। आडवाणी जी ने 1986 में इसका अपहरण कर लिया, इस आंदोलन का, और ब्रह्मास्त्र के रूप में फायदा किया भारतीय जनता पार्टी का। कि हमने आंदोलन किया, आंदोलन तो विश्व हिंदू परिषद ने किया, आंदोलन तो जो राम जन्मभूमि न्यास कमिटी है उसने किया। वो नहीं, फिर उसको समर्थन दिया, उसको समर्थन दिया। आप वहां पर बीजेपी को अभी कहाँ आ गया विश्व हिंदू परिषद बॉस? कहाँ आ गया? अरे हिंदू सभा थी ना, हिंदू अरे सभा बाद के समय में जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ, मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बननी शुरू हुई, उस समय तो बीएचपी तो आ ही गया था ना। बॉस आप कंफ्यूज हैं, छोड़िए जाने मैं दीजिए। कंफ्यूज नहीं हूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आप डेट वाइज बता रहा हूं। कंफ्यूज करने की कोशिश 1980 कर में रहे हैं। आप सुन लीजिए। अरे भाई, कांग्रेस दावा करती है, क्या अभिषेक जी कांग्रेस दावा नहीं करती कि ताला हमने खुलवाया है? आप सुन लीजिए पहले। एक मिनट आप डाइवर्ट मत करिए। अभिषेक जी क्लियर करेंगे, ठीक है सर, अनम्यूट कीजिए। मांग करता हूं, इन्होंने जो सब बातें कही और स्वयं ये कहा, देखिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो आपने कहा कि इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, नेहरू जी को जाना चाहिए। अब आप ये कह रहे कि नहीं, अचानक से आप अपनी बात से पलट जा रहे हैं। देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं था, या तो आप ये कह दीजिए कि भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं था, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश से हुआ। और जैसा कि आनंद जी ने आपको स्पष्ट किया कि उस समय कोर्ट के आदेश हुए थे और उनका पालन किया। अब इसमें आप श्रेय देना चाहते हैं, एक तरफ तो आप श्रेय देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को कि ये सब काम कराने का श्रेय कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति को जाता है, और दूसरी तरफ आप बीजेपी को उसी श्रेय लेने से रोकना चाहते हैं। ये रविंद्र जी, आप बहुत सीनियर हैं, और आप और हम दोनों ही एक ही परिवार से आते हैं। इस तरह की अनफैक्टफुल बातें और अपने ही शब्दों से तुरंत ही पलट जाना, ये तो कोई उचित बात नहीं है। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे के आदेश पर अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया था। स्थानीय वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर यह फैसला आया था। मेरा सवाल मेरे कांग्रेस के साथी से रहेगा, जो रविंद्र जी ने कहा, क्या आपको इसका पछतावा है कि आपने मंदिर का दरवाजा खुलवाया और उसके बाद आपने उसको श्रेय लेने की बजाय आप अपोजिट टीम में जाके बैठ के आपके जो शीर्ष नेतृत्व थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो बहुत ही बढ़िया एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं एंटी राम होते चले गए, और उसी वजह से आज तक यूपी में आपकी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाई। और दुर्भाग्य और दुर्दशा तो ये है कांग्रेस की कि अपने दम पे वो 4 सीटें नहीं ला सकती अगर सपा का उन्हें समर्थन प्राप्त ना। क्या ये गलत फैसला था? ठीक है, कि आपने उसका। हाँ अनिल जी, आप लोग तो मांग भी कर रहे हैं प्रधान, आप एसआईटी पर आप लोगों को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का एक स्टेटमेंट आया कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए।
और अभिषेक जी का भी सवाल है। आनंद विजय जी, देखिए जो आज की डिबेट का विषय है, पहले उस पर रहना चाहिए। राम मंदिर में चोरी होना ये केवल चोरी नहीं है, करोड़ों राम भक्तों के हृदयों पर आघात हुआ है और करने वाले वो लोग हैं जो इसमें अपने आप को सिरमौर समझते हैं, जो श्रेय लेने का काम करते हैं। 200 किलो की ईंटें, चांदी की ईंटें कहां चली गई? 40 दिन में 70 से ज्यादा चोरी होती है। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई इसका ब्यौरा कौन देगा? एसआईटी जांच कर रही है। हमने जो मांग की है उसमें सीबीआई या विशेष जांच उसकी होनी चाहिए। अपराधियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। हमने तो ये कहा है कि केवल अपराधी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। वो चाहे अनिल शर्मा क्यों ना हो, बचना नहीं चाहिए। जिसने भगवान राम के उस खजाने में चोरी की, एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है, जहां चंपत राय जी जो एक उस कमेटी के महामंत्री ही नहीं, वहां अपने आप में एक राजा आदमी थे। सिक्योरिटी एजेंसी उनकी 400 लोग उसमें कर रहे। भैया जब पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार की वहां लगी है, 400 पर्सनल सिक्योरिटी के लोग आपके क्यों? एक महीने में 1 करोड़ यानी पूरी वर्ष में 12 करोड़ रुपए उन सिक्योरिटी एजेंसी पर आता है। वो पैसा किसका है? क्या चंपत राय जी को इतनी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेन मुद्दा आज का ये नहीं है कि राम मंदिर का किसने खुलवाया, किसने बनवाया। मेन मुद्दा है कि ये चोरी हुई तो हुई क्यों? एक तरफ योगी जी का कहना है कि राम विरोधी एक भी वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जिन लोगों ने चोरी की वो राम भक्त थे, तो चोरी क्यों हुई? और राम विरोधी अगर वहां घुसे तो आखिर कैसे घुसे? वो सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में थी? आज इस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता। श्रेय लेने की हुक्म सब में है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, राम मंदिर किसने बनवाया, ये विषय नहीं है आज का। किया था ये विषय आप ही के सहयोगी दल के प्रवक्ता ने उठाया था। हमने नहीं उठाया था। उन्होंने उठाया तो हमने इस पर जवाब दिया। हमने इस पर कहा, ये हमने नहीं उठाया था। अनिल जी, भाई रविंद्र जी ने इस बात को जवाब तब दिया जब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने उल जलूल बातें करना स्टार्ट किया। अब आप देखिए, अबुल जलूल बीजेपी के प्रवक्ता ने भी राम मंदिर के इतिहास की बात तो नहीं हुई थी। इतिहास में तो जो गया तो वो हुआ। अब वो अच्छा ये बता दीजिए, अब बातें हो रही हैं, अब अपने हिसाब से पहले तो आप लोग ये क्रेडिट लेते थे कि हमने ताला खुलवाया, तो जब ताला खुलवाया तो फिर अब मंदिर में दर्शन के लिए भी तो जाना चाहिए। जिसने ताला खुलवाया उनके बेटे को भी तो जाना चाहिए ना दर्शन करने के लिए। ये पूछ रहे ये बीजेपी, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। ये हर डिबेट में ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी की तरफ से। चलिए ठीक है, बीजेपी सवाल करने वाली होती कौन है? आपको मैं एक छोटा सा जवाब इसमें दे देता हूं। क्यों बीजेपी नहीं सवाल करेगी? अब ये तो तानाशाही आप बात कर दिए ना। सवाल तो सब कर सकते हैं ना। सवाल आप भी करेंगे, सवाल वो भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं? कहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं नहीं, आपको जो कहना है ना, आपको जो कहना है, अरे सुन लीजिए, आपको जो कहना है अनिल शर्मा जी, आपको जो कहना है, आपको जो कहना है, आपको जो सर्टिफिकेट देना है आप दे दीजिए। आप उसी में खुश रहिए, आप उसी में खुश रहिए, आप उसी में खुश रहिए। मैं आप ही की बात सुन रहा हूं, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं, और आप ही की बात का मैंने जवाब दिया कि मैंने सवाल नहीं उठाया था इतिहास की आपके सहयोगी ने उठाया था, और आप उनको आप उस पर परत डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको हमें डिबेट में बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, मैं अपनी बात, मैं अपनी सफाई तो दूंगा ना। अरे भाई, मैं अपनी सफाई तो दूंगा ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है और मीडिया उनके कब्जे में है। हाँ है, ठीक है।
अब मान लीजिए यही तो कहा जाता था उस समय भी जब आप 1984 में सरकार थी। अरे आपके पास तर्क नहीं है, इसका मतलब अनिल शर्मा इसका मतलब कि आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, और जवाब जब नहीं होता है तो यही आरोप लगाया जाता है। सीधी बात, आपके पास आरोप का जवाब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं आप लोग। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस सवाल का जवाब नहीं देती, बस मीडिया उनके साथ है। अरे आप किसके साथ हैं? मेरी बात का जवाब पूरा नहीं होता है। आपकी जवाब मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी जवाब सुन रहा हूं और आपकी बात कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सवाल, आप वो सवाल को पूछ सकते हैं। मेरी बात को पूरी तरह सुन रहा है उसे। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सवाल सब पूछेंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते सवाल पूछने। सवाल का जवाब होना चाहिए, दूसरा सवाल कीजिएगा। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आपसे तो सवाल पूछा गया है ना। हाँ तो सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे ना कि इतिहास की बात हो या ना हो। बोलिए भाई। रविंद्र जी ने अगर कोई बात कही तो भाजपा के प्रवक्ता ने जब किसी बात पर खुलकर टिप्पणी की तो उनकी बात का जवाब भाई रविंद्र जी ने दिया। लेकिन आज के विषय जो मुख्य मुद्दे थे उससे पकड़ने की बात नहीं की है रविंद्र जी ने उनकी बात का जवाब दिया। अब अपनी बात कहिए, उन्होंने क्या जवाब दिया, उनसे बात हो गई, आप अपना जवाब दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपसे सवाल यही है कि क्या एसआईटी पर की जांच पर आपको भरोसा है या नहीं है? एसआईटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों? भाई सीधी सी बात है, चोर के हाथ में पतवार दे दी जाए तो चोरी कहां हुई और जांच कहां हुई किसको मालूम पड़ेगा? वो जो व्यवस्था को साफ प्रबंध करने वाली मतलब अधिकारी जो है उन अधिकारियों पर आपको भरोसा नहीं है, अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। मेरी बात आप पूरी नहीं होने दे रहे इसका मतलब। मैं वही कह रहा हूं ना कि किस पर भरोसा, सरकार पर या अरे अनिल जी जांच पर पूरा देश देख रहा, सुन लीजिए। अरे बात आनंद विजय जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं जैसे आप समझाना चाहते हैं। एसआईटी पर भरोसा नहीं है, जो अधिकारी हैं उन पर या सरकार पर? अब सीधी बात है, पूरी बात तो होनी हाँ बोलिए तो। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए नहीं अगर बीच में ही बोलना तो फिर काम करिए ना, बोला मैं खोल देता हूँ। बोलिए होता पूरी बात को सुनना नहीं चाहते बीच में। अरे बोलिए हाँ बोलिए। योगी जी ने कहा कि पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में है, सूबे के हाथ में। एक भी राम विरोधी वहां परिंदादी पर नहीं मार सकता। फिर वो व्यवस्था किसकी थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बचाने का काम कर रही है ना मुख्य अभियुक्तों को। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जांच के कार्रवाई के पहले ही, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाते हैं? बिल्कुल ठीक है कि बचाया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात कही आप। योगी आदित्यनाथ जी ने जब जांच शुरू हुई थी एसआईटी की तो एक फायदा लिया था जनता से। आपने 500 वर्षों तक इंतजार किया भगवान राम का मंदिर बनने, 15 दिन का समय हमें दे दीजिए। 15 दिन में हम जांच का एक दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। 15 दिन कब के गुजर चुके? 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? जी साहब सब बड़ी बात, दूध का दूध पानी का पानी होने। अरे कार्रवाई हुई कि नहीं 15 दिन में? अरे भाई शुरुआत तो हुई ना। क्या बात आप कर रहे हैं? अरे अनिल शर्मा जी क्या बात आप कर रहे हैं? बंदर जंगल का राजा, बंदर पेड़ की जगह बंदर को बना दिया जाए, इस जानी सोचदानी के सूबे मेरी मेहनत में कमी नहीं है। क्या बात आप कर रहे हैं? 15 दिन में आप क्या चाह रहे हैं? 15 दिन में कार्रवाई शुरू हुई एक दिशा में। पानी का पानी हो जाएगा, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। कहां है वो? अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है अब उसी में। आपने कहा एसआईटी पर भरोसा नहीं है, एसआईटी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है या सरकार पर भरोसा नहीं है, ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, सरकार के जो अधिकारी, जो एसआईटी के अधिकारी है वो सरकार के हैं, अधीन कार्यरत हैं या? अब देखिए, अब कोई भी जांच करेगा तो उस पर तो आपको भरोसा नहीं होता, चाहे सीबीआई कर ले, चाहे सीबीआई कर ले, चाहे ईडी कर ले, चाहे इनकम टैक्स का, कोई भी किसी एजेंसी पर तो आपको भरोसा है नहीं, तो किस पर भरोसा किया जाए? भाई यूपी की जो व्यवस्था है, अरे यूपी की व्यवस्था में कोई ना कोई अधिकारी ही तो करेगा।
और कोई जो अपराधी है वो भी योगी जी के हैं, जिनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई ना वही कोई तो मैं कह अधिकारी रहा ही हूं, करेगा ना। अनिल शर्मा जी क्लियर तो कीजिए। आज तक क्यों नहीं क्लियर हो पा रहे हैं? नहीं अनिल शर्मा जी, कोई हाँ। कुछ तो आप क्लियर करेंगे ना कि आखिर जांच कौन करेगा। तब तो फिर कह दीजिए कि ठीक है कोई जांच नहीं, जब हम पावर में आएंगे तो हम इस पर जांच कराएंगे, वही जांच सही होगी। नहीं, एक मिनट, जब हमने मांग की थी कि सीबीआई के थ्रू जांच होनी चाहिए, तो उस जांच को क्यों नहीं कराना? सीबीआई की जांच पर भी आपको तो ऐतराज तो होगा ही ना, क्योंकि सीबीआई की दूसरी जांचों पर भी तो आपको ऐतराज हो ही रहा है। आप कह रहे हैं कि वो तोता है, वो तो पहले ही सही आप कह रहे हैं, तो आखिर करे कौन? सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आप यहां अगर इससे कराएं तो उससे क्यों नहीं कराएं, उससे कराएं तो इससे क्यों नहीं कराएं? आप किसी न किसी रूप में तो आप कह ही रहे हैं, उस पर सवाल उठाएंगे ही, और उसके नतीजों पर आपको विश्वास होगा नहीं, ऐतराज आपको उस समय भी होगा। केसी जैन साहब, क्योंकि सारी उंगलियां आप ही की तरफ उठ रही हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव जनता के बीच जा रहे हैं, और अखिलेश यादव का एक अपना जनाधार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो जा रहे हैं और आपके खिलाफ और इस पूरे प्रकरण को लोगों के सामने रख रहे हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भाजपा का उलूल जुलूल जवाब आया, उससे आवाज ठीक कराएं, इनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट जरा, केसी जैन साहब की आवाज नहीं आ रही है। आवाज मिली हमारी आपको? हाँ अब आ रही है सर जी। देखिए क्या है कि पहले भी आपका यही सवाल था, जवाब दे रहे थे तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा आवाज आई नहीं रही इनकी क्लियर। कि भाई जय साहब जो जवाब दे रहे थे वो उलूल जवाब दे रहे थे। तो हम तब भी यही कह रहे थे, फिर उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये उनको लिए एक ऐसा मुद्दा है जैसे कोई ब्रह्मास्त्र हो और इससे चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए उस पर इतनी राजनीति कर रहे। और देखिए तमाम सारी बातें आई इसमें। अब कांग्रेस के साथी इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर वादा किया हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो इसमें देखिए एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच के बाद में ही उसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पे ही एक जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में जो 8 लोग गिरफ्तार हुए और 1 करोड़ रुपए की लगभग रिकवरी हो चुकी है। साथ ही साथ फिर सवाल उठाया, जो अभी भी उठा रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस के साथी हो, समाजवादी पार्टी के साथी हो, कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो ये सवाल किस पे था? गोपाल राव पर, चंपत राय पर। इन लोगों ने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? जिससे कि जांच साफ सुथरी हो। ये ना हो कि क्योंकि ये पद पे थे इसलिए जांच साफ सुथरी नहीं हो पाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर स्पष्ट किया है कि कोई कितने भी बड़े पद पे बैठा हो, कोई इस पे बचेगा नहीं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस ने कई अपराधियों को रिमांड पे लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। अगर उसमें आगे की जांच में जिन जिन भी लोगों के नाम आएंगे उनके नाम एफआईआर में बढ़ेंगे, वो भी जेल जाएंगे। और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बयान में देख रहा था, उन्होंने ट्वीट भी किया है और तमाम सारी चीजें हैं कि उसमें चंपत राय पे भी कार्रवाई हो सकती है, उसमें गोपाल राव पे भी कार्रवाई, बिल्कुल होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी, होनी भी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है, कितने भी बड़े पद पे बैठा है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर ये कहे इसमें भाजपा दोषी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी दोषी है, तो एफआईआर कौन करा रहा है? और एफआईआर के बाद में जो जांच हो रही है, जांच में रिकवरी कैसे हो रही है, नाम कैसे बढ़ रहे हैं, इन लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया अगर इनको बचाया जा रहा है तो देखिए मनगढ़ंत कहानियां इसलिए रच रहे हैं। इनको लगता है कि हम जनता के बीच में कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता बहुत समझदार है ना कि देखिए फिर वही सवाल उठ बात रहे है हैं आनंद केसी जी। जैन साहब। अब ठीक है, एसआईटी की जो जांच हो रही है वो ईमानदारी के साथ हो रही है, उसमें सच्चाई सामने आएगी, दोषी सामने आएंगे, कार्रवाई होगी, हम मान रहे हैं। जी। लेकिन जी। ये बात तो नैतिकता की भी तो बात उठती है।
जब इस तरह के मामले आते हैं, सरकार में कोई मंत्री होता है या किसी सरकार का मुखिया होता है या कोई अधिकारी होता है, तो पहले ये होता है कि उसके ऊपर आरोप है तो उसको पहले वहां से हटा दीजिए। तो नैतिकता के आधार पर तो उनको हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए था। दूसरी चीज, अब उसके लिए 6 जुलाई को बैठक होगी और उसमें फैसला होगा कि इनको ट्रस्ट में रखा जाए या नहीं रखा जाए। नहीं, देखिए अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अभी केवल मामला एसआईटी तक नहीं है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रही है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी विपक्ष बात कर रहा है कि भाई जो पदाधिकारी उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा तो दिया, चाहे गोपाल राय हो चाहे चंपत राव हो। इस्तीफे के बाद इस्तीफे पर भी 2 दिन तक सस्पेंस ही रहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं। हम यही चलाते रहे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पुष्टि नहीं हुई। 2 दिन बाद हमें यह बताया गया कि नहीं, पुष्टि हो गई है। लेकिन अब फिर एक आया कि अब ये ट्रस्ट में लोग रहेंगे या नहीं। पद से इस्तीफा दिया है ना, तो ट्रस्ट में रहेंगे, 6 तारीख को डिसाइड होगा। यही सवाल तो बाद में डिसाइड इसी होगा, पर शायद रविंद्र जी हो या अनिल जी हो या इनकी पार्टी के लोग हो, थोड़ा सा संदेह संशय तो उत्पन्न होगा। क्या है कि चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। फिर आप वही बात कह दिए। इसी बात को लेकर अनिल जी से मेरी बहस हो गई। इसी बात को लेकर अनिल जी से बहस हो गई। क्यों नहीं सवाल पूछेंगे वो, क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? सवाल तो पूछने का अधिकार है, संविधान में सवाल पूछने का अधिकार दिया है। देखिए अब आप फिर नहीं, सवाल पूछने का अधिकार उसको है जो आस्था की बात कर रही है, जो भगवान राम को काल्पनिक मान रहा है, उसकी आस्था कहां रही? अरे भाई गलत हो रहा है। देखिए इस देश में, ये भारत एक अनोखा देश है। देखिए सुनिए, भारत एक अनोखा देश है। जैन साहब, मंदिर ना बनने पाए, जैन साहब फिर कहते हमने नहीं चलवाई, जैन साहब नहीं चलवाई गोलियां, वो अपने आप चल गई थी। जैन साहब भारत एक अनोखा देश है। भारत एक अनोखा देश है और इसके बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है। इतने बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने यहाँ पर संस्कृतियां हैं, हम तो दोबारा गोलियां दुनिया के दूसरे देश के लोग आते हैं तो प्रभ हो जाते हैं, और ये वो देश है। कल्याण सिंह जी ने तो गोलियां नहीं चलवाई। अरे अभिषेक जैन साहब ये भारत अपने आप में अनोखा देश है। देखिए यहाँ पर आस्तिक भी रहते हैं और नास्तिक भी रहते हैं, ईश्वर को मानने वाले भी और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग रहते हैं। तो क्या इसका मतलब कि वो सवाल न पूछे? हमने क्यों कहा सवाल न पूछे? अगर मान लीजिए हमें ईश्वर भगवान पर भरोसा नहीं है, मंदिर वगैरह जाने से हम नहीं परहेज करते हैं, तो क्या हम जो गलतियां हो रही हैं उस पर हम सवाल नहीं उठाएं? हमारा अधिकार नहीं होगा सवाल उठाने का? नहीं, जो आस्था का विषय फिर कहा रहा। अरे आस्था क्यों नहीं? अरे आस्था हो या नहीं, वो तो मतलब आस्था का, अरे वो तो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। अभिषेक जी, उनकी आस्था कहां से पैदा हो गई? अभिषेक जी अपने बचाव में, और साथ ही साथ कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे थे कि भाई इसको 2 साल 3 साल 5 साल के लिए टाल दीजिए, 5 साल के लिए टाल दीजिए, मंदिर ना बनने पाए। ये तो वो लोग हैं। देखिए विपक्ष जो बात कह रहा है उससे मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है और भयंकर बड़ा घोटाला हुआ है। परंतु बीजेपी अगर पाक साफ निकलना चाहती है इससे, तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरी एक गुजारिश है, और जैन साहब अगर इस मेरी गुजारिश को अपने आला कमान तक पहुंचा पाए, कि इसकी जांच को सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं शंका का विषय बना रहेगा। वैसे शंका का विषय तो अनिल शर्मा जी के लिए और रविंद्र भाई के लिए हमेशा बना रहेगा जब तक कि इनकी सरकार नहीं है। परंतु मेरे जैसा आम आदमी ये मांग करता है। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। जांच करेगा कौन सर? वही अधिकारी करेंगे ना, वही अधिकारी करेंगे ना। अब समस्या ये है कि भारत के बाहर के लोग तो हम बुला नहीं सकते। वही, अब या तो अपने भारतीयों पे विश्वास करो, ये इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए हम कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी जो खुद बेल पे हैं, अब उनको तो हम इन निगरानी का श्रेय नहीं दे सकते। अच्छा सर ये बताइए, रविंद्र जी के पास हम जाएं, जो बात शुरू में अपने पहले जवाब में जैन साहब ने कहा, आते हैं जैन साहब, अभी रविंद्र जी के पास भी जाना है। जो पहले दौर में उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र मिल गया है, उस ब्रह्मास्त्र को लेकर रविंद्र जी ने भी एक
आपत्ति दर्ज की, अनिल जी भी उसको लेकर अपनी बात उन्होंने कही। ये ब्रह्मास्त्र मैं नहीं उपयोग करूंगा। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, बीजेपी के खिलाफ? राम मंदिर देखिए, चढ़ावा चोरी समाज का मामला? पार्टी वो पार्टी रही जिन्होंने संसद में खड़े होके, माननीय मुलायम सिंह ने हर रैली में खड़े होके कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो कम से कम ये बात नहीं कह सकते कि हमने ये मंदिर बनाने में जरा सा भी श्रेय है। ये तो देखिए बहुत हिपोक्रेटिकल बात हो जाएगी। ये श्रेय ले चुके हैं कि हम इस मंदिर को बनने से रोकने के लिए जो कुछ हम कर सकते थे वो इन सब ने किया। हाँ, धोखाधड़ी हुई, परंतु मेरा सवाल ये है, छोटा सा सवाल है, चलिए यहाँ पे धोखाधड़ी हुई, मैं इसे भी ठोकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हेल्थ गेट तक जो भी व्यक्ति ने ये सब किया वो सबको चेंज किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए। पर सबरीमल्ला मंदिर जो केरला में है, जो जहां पे कांग्रेस की समर्थित सरकार है, जिसका मामला इससे कहीं ज्यादा पुराना है, क्या इन्हें इसका भी दुख होता है? क्या वो मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है? मेरे ख्याल से तो वो बहुत ही पुरातन आस्था का केंद्र है। पर दुर्भाग्य इस देश का यह है, इस देश के विपक्ष का दुर्भाग्य यह है कि जो मेजोरिटी है उसके मुद्दे ये उठाएंगे ही नहीं। समस्या है, दुख ये है। रविंद्र जी, अब देखिए ये पूरा मामला चल रहा है आप लोगों की तरफ से। आप लोग वहां पर विपक्ष में सबसे बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम लिहाज से बात करें तो अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है। इस लिहाज से सीधी लड़ाई आपकी बीजेपी और कांग्रेस की, माफ करेंगे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे मिलते हैं, मुद्दे खोजे जाते हैं, और मुद्दा ये मिला है आप लोगों को सरकार के खिलाफ आरोप लगाने का, उनको घेरने का। अब एक चीज ये सवाल है ना कि अगर जांच कमेटी है, कमेटी बनती है, तो उस पर भरोसा या इंतजार तो करना चाहिए ना कि उसकी रिपोर्ट आ जाए, फाइनल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर देखा जाए कि किसको बचा रही है सरकार या जांच करने वाले अधिकारी किसको बचा रहे हैं और किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आनंद जी, जांच वाली बात मैं अभी बताता हूँ। आनंद जी, पहले दो चीज, ज्वाइंट का टाइम खत्म हो गया क्या? जो ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम मंदिर का आंदोलन और जो अभी प्रभु श्री राम के मंदिर में कुछ भी हुआ है, वह ना तो ब्रह्मास्त्र हो सकता है ना तो मुद्दा हो सकता है, अगर आप हिंदू हैं तो। इसकी निंदा करता हूं। हमारे बात में नेहरू जी का नाम खोजा गया, इसकी भी निंदा करता हूं। एक हमारे वर्तमान सांसद, इससे पहले कांग्रेस के सांसद को एंटी राम कहा गया, इसकी भी निंदा करता हूं। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एंटी राम कौन हो सकता है? जो कहे प्रभु श्री राम अभय संतान है, जो कहे माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कहे हनुमान जी दलित हैं, वो एंटी राम हो सकता है। अब आपकी बात पे आ जाए, जो आपने पूछा एसआईटी की बात पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए, क्या इंतजार किया जाए, यही प्रश्न था ना आपका? जी जी। जो एसआईटी गठित हुई है, इससे पहले 2 एसआईटी गठित हुई थी। एक पहली एसआईटी गठित हुई थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे चिन्मयानंद के खिलाफ, स्वतः संज्ञान लिया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने। एसआईटी गठित हुई, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी माननीय उच्चतम न्यायालय को। एसआईटी ने क्या किया? उतना घृणित काम इस पृथ्वी पे कभी भी नहीं हुआ होगा। एसआईटी के लोगों ने वो बच्ची जिसका बलात्कार करता था, जिसके 1000 वीडियो लीक हुए और वीडियो हुए कि किस तरीके से नंगा होकर वह काम कराता रहा था, और उस बच्ची को एसआईटी ने धन वसूली में अपराधी बना दिया। एक एसआईटी। दूसरी एसआईटी सुन लीजिए, प्रयागराज जी की घटना पे एसआईटी बनी। 2 प्रमुख बिंदु थे, संख्या में कितने लोग दिवंगत हुए, दूसरा कितने पैसे बांटे गए। क्या आपको मालूम है कुछ हुआ? क्या मुझको मालूम है कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो रही एसआईटी की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पे। कोई भी अपराध होने के बाद में जो प्रक्रिया चलती है, पुराने समय में सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत गवर्न होती है। किसी अपराध की सूचना आ जाए तो नियम यह है कि तहरीर
तहरीर जीडी में दर्ज हो, जीडी में दर्ज होने के बाद एफआईआर हो, ये प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक एसआईटी बना दिया। तो एसआईटी बना दिया, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं? क्या उसको आईपीसी के अधिकार दिए गए, सीआरपीसी के अधिकार दिए गए? ये क्लियर नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने पूछताछ किया। तो पूछताछ तो आईओ भी करता, तो आईओ से क्यों डर रहे थे आप? जो प्रचलित प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, तो आप आईओ से क्यों डर रहे थे? तो एसआईटी जो पूरी की प्रक्रिया है, फर्जी प्रक्रिया, ऐसी एसआईटी बीजेपी अपने पक्ष में बनाती रही है। अब आते हैं, जब एफआईआर में पिटी ऑफेंडर्स को पकड़ा, छोटे छोटे जो अपराधी को कह के पकड़ा, जो पैसा गिर रहे थे, क्या अपराधी होंगे? खैर, जब आपने पिटी ऑफेंडर्स को पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट के सामने कहा, तो एक छोटे छोटे अपराध है, मतलब 323 का भी अपराध होता है, तब रिमांड मांगता है। तब जज साहब कहते हैं कि 323 में रिमांड मांग रहे हो, दिमाग ठीक है? तब हट जाता है आईओ। इतने बड़े ऑफेंड में, जहां पर सारे के सारे बात रिमांड पे लेके ही कब लाई जा सकती थी, रिमांड तक नहीं लिया, तो मंशा क्लियर हो जाती है, मंशा स्पष्ट हो जाती है। तो जो अभी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अरे चाहे वो पुलिस रिमांड हो, चाहे वो जुडिशियल रिमांड हो, लेकिन पूछताछ तो उसमें हो ही सकती है ना, होती ही है ना। नहीं हो सकती। नहीं, सुन लीजिए, जुडिशियल रिमांड मतलब जेल। जुडिशियल रिमांड मतलब होता है जेल। और पुलिस रिमांड मतलब होता है कि जुडिशियल रिमांड से कितने दिन तक अलाउ करता है कोर्ट, उतने दिन तक लाके वो पूछताछ करेगी, फिर जुडिशियल रिमांड में भेज देगी। ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को कहीं फॉलो नहीं किया गया। इसका मतलब बचाया जा रहा है। और फिर किसी भी संस्था में इस प्रकार के अपराध होते हैं, तो जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सबसे पहले उससे पूछताछ की जाती है। तो तथाकथित एसआईटी ने भी नहीं किया और अब तक आईओ ने भी नहीं किया। ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, अभिषेक जी, अब इसमें एक खबर ये आई कि अयोध्या का जो बार एसोसिएशन है वो भी सड़क पर उतरा, विरोध किया। बार एसोसिएशन तो कभी इस तरह के मामलों में आता है क्या? वकीलों का एक समूह तो भले आए, लेकिन बार एसोसिएशन, अभिषेक जी, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नियम है, उन्होंने तो कभी आतंकवादियों के भी बचाव के लिए नहीं बात कही कि अगर आतंकवादी भी है तो उसको लॉयर का अधिकार है। हमारा लॉ ये कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस है। अब इसके विरुद्ध अगर वहां के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित हैं। हमारे यहाँ कसाब साहब को भी पूरी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उनको जमाई की तरह रखा, बिरयानी खिलाई गई और एक पूरी की तरीके से एक वो दिया गया वकील। चंपत राय साहब ने, अगर मैं इसे कहता हूं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे घोटाला हुआ, ये तो हमें सबको मालूम है, अगर वो इनोसेंट भी हैं तब भी मैं ये कहूंगा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये कम से कम उनके ऊपर अपराध प्रत्यक्ष दृष्टया ये स्थापित होता है। परंतु मेरा सवाल ये है कि जो विपक्ष है ये अधिकारियों से इतना क्यों डरा हुआ है? कमिश्नर भी वहां के ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये क्यों नहीं कहते एसबीआई के जनरल मैनेजर को उठाइए, जो थर्ड पार्टी अकाउंटिंग जो सीए वहां के थे उनको उठाइए। ये काम तो सीए का था ना, जिनको वहां नियुक्त किया गया था कि किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले उनकी मर्जी के बिना या उनके देख रेख के बिना ये काम हो सकता था। टेक्निकलिटी में जाते हैं। किसी भी बड़े मंदिर के जब कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो ज्यादातर बैंक हैंडल करते हैं, हमेशा ज्यादातर भारत में। यहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि एक थर्ड पार्टी को उसके राइट्स दिए गए। इसमें चंपत राय के ड्राइवर भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मान लिया चंपत राय जी जेल जाने चाहिए, परंतु सवाल ये उठता है कि विपक्ष अगर इस घोटाले को वाकई में खोलना चाहता तो इसमें एसबीआई के ऊपर सवाल उठने चाहिए। अगर एसबीआई के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे
तो आप जो जांच करने वाली एजेंसी है उसके ऊपर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? भाई या तो आप एसबीआई के ऊपर सवाल उठाइए। केवल और केवल राजनीति से प्रेरित ऐसा लग रहा है, जैसा कि मोहन भागवत जी के जो फिलहाल में बयान आया लेटेस्ट, उन्होंने कहा कि नजीर बननी चाहिए। ये एक आम नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे मंदिरों का ही नहीं, जो चर्चेज हैं जिनके पास विदेश से फंडिंग आती है, जो मस्जिदें हैं जिनके पास सऊदी अरब से फंडिंग आती है, उन सब की जांच होनी चाहिए। वो कहाँ जा रही है, अपने लिए मौलवी कहाँ यूज कर रहे हैं, फादर्स कहाँ यूज कर रहे हैं। ये खेल वंस फॉर एन ऑल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, इससे सहमत होंगे अनिल जी आप? आनंद जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है सर। जी जी, देखिए आनंद जी, मैं केसी जैन बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात रखूं? हाँ, अपनी बात कीजिए। हाँ जी जी, देखिए क्या है कि ये विपक्ष क्या चाह रहा है कि खुद ही जांचकर्ता बन जाए, खुद ही शिकायतकर्ता बन जाए और बिना किसी जांच के खुद ही फैसला भी सुना दे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जांच पहले नहीं होती और तमाम सारा हवाला दे रहे थे कानून का भी। तो देखिए क्या है कि बीएनएस आया है, इसके पहले से ही हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट केसेज है ललित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देखिए जांच एफआईआर के पहले जांच हो सकती है और जांच होनी चाहिए। और इसी का हवाला देते हुए ललिता कुमारी है 2013 का डिसीजन है, 2014 का है। ज्यादा काबिल मत बनो, ज्यादा काबिल ना बनो, है ना? लिखा पढ़ी चेक कर लेना, लिखा पढ़ी चेक कर, ज्यादा काबिल ना बनो। मालूम नहीं है तभी से बोलना सीखो, अगर तभी से बोलना नहीं आता है गवार होके बैठ जाते हो, कहते हो कि जो है बदतमीज आदमी, पहले तभी से बोलना सीख। नहीं मर्यादा मैम, आपसे बातचीत नहीं, तभी तू पूछ ले, तभी तू पूछ ले। नहीं, अरे जैन साहब और अनिल जी अपनी बात रखिए। देखिए एक दूसरे पर इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। 2013 का है, 12 नवंबर का डिसीजन है और उसमें क्लियर कट है, 154 में पहले से है, जो संज्ञेय अपराध है उसमें एफआईआर दर्ज करके जांच होगी, जो संज्ञेय अपराध है उसमें पहले जांच होगी। जब कुछ तुझे मालूम नहीं है तो फिर तभी नहीं बोलने की, बदतमीज आदमी कहेगा। तुझे कुछ नहीं मालूम है। चलिए अब चर्चा इसी पर हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चलता है तो कभी कभी बातें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात होती है और उसमें यह कहा जाता है कि मर्यादा का पहला नाम राम का है। और जब चर्चाएं होने लगती हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मर्यादाएं टूटने लगती हैं। कभी कभी जब सवाल अपने मन लायक नहीं होता है तो फिर जो सवाल पूछने वाला होता है उस पर भी कभी कभी सवाल उठाए जाने लगते हैं और उस पर भी तंज कसा जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। बहरहाल ये दौर चलता रहता है सर्टिफिकेट, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे ही। और इस चर्चा में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभिषेक अहलावत जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, केसी जैन साहब और अनिल शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना है कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि न चंदा न वोट, भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू। अब इसमें इस बयान में कितना दम है, 2027 के चुनाव में सब कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल इंतजार यह है कि जो जांच हो रही है उस जांच का रिपोर्ट क्या आता है और इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चोरी हुआ है, चाहे वो नकद हो चाहे वो आभूषण हो, वो सब के सब वापस मंदिर में आए। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।